तो में तासीर ये वाला नेक्स्ट था और ये आप देख रहे हैं टिकट लेना पड़ता है। हाँ जी, बहुत लिख लिए हैं ये वाला, बहुत चलिए बैग चेक कर लीजिए भाई। आज किले की सैर के साथ साथ हम इस किले की तारीख़ भी जानेंगे कि इस किले से किन लोगों ने हुकूमत की और इसकी क्या ख़ुसूसियत है, कैसे यहाँ पर हुकूमत कायम हुई और क्या क्या खिदमत अंजाम दी। तमाम चीज़ों के मुतालिक हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ये जानेंगे कि इसमें हुकूमत किसने की और किस तरह कायम हुई। दक्कन में बहमनी सल्तनत के ज़वाल के बाद 5 आज़ाद रियासतें वजूद में आ गई। एक बहमनी सल्तनत एक बड़ी सल्तनत थी। जब इसका ज़वाल हुआ तो जो बड़े बड़े सूबेदार थे उन लोगों ने आज़ाद रियासत का ऐलान कर दिया। तो इस तरह 5 आज़ाद रियासतें वजूद में आ गईं। उन्हीं में से गोलकुंडा में कुतुब शाही हुकूमत कायम हुई। कुतुब शाही सल्तनत का बानी सुल्तान कुली कुतुब शाह था। कुली कुतुब शाह ईरान से जान बचाकर दक्कन आया और अपनी आला सलाहियतों, काबिलियत, वफादारी और सख्त जिद्दोजहद की बिना पर तरक्की की मंजिलें तय की और सूबे तेलंगाना को सूबेदार बन गया और बहमनी सल्तनत के ज़वाल के बाद अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया और दक्कन में एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो कमोबेश 180 बरस तक कायम रही। ये तो मुख्तसर तारीख़ थी कि किस तरह यहाँ पर हुकूमत कायम हुई और इस किले से हुकूमत की जाती थी। तो ये कुतुब शाही दौर का जो पीरियड है पूरा वो 1518 से लेकर के 1687 तक है और कई सुल्तान इसमें जो है इस किले से हुकूमत की है। सुल्तान कुली कुतुब शाह, उनके बाद सुल्तान जमशेद कुली कुतुब शाह, उसके बाद सुल्तान इब्राहिम कुली कुतुब शाह, उसके बाद सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उसके बाद सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह, फिर सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह और आखिरी जो ये कुतुब शाही दौर के बादशाह थे वो अबुल हसन कुतुब शाह। हैदराबाद दक्कन का गोलकुंडा किला कई सदियों के बाद भी अपनी शान और शौकत के साथ मौजूद है और आसमानों से बातें करता नजर आता है। ये किला कई हुक्मरानों के उरूज ज़वाल का गवाह है। ये गोलकुंडा 5 हुकूमतों का पासदार रहा है। किला गोलकुंडा अपने तर्ज तामीर के साथ मुनफरिद और दिलकश है और जदीद दौर में तरक्की याफ्ता इंसानों के लिए तारीख़ की एक ऐसी किताब है जिसमें किसी सल्तनत और रियासत के सियासी और अस्करी उमूर और निज़ाम तर्ज हुकूमत की झलक भी देखी जा सकती है। यह किला कुतुब शाही सल्तनत का पाया तख्त रहा है जिसकी बुनियाद 1143 ईस्वी में काकतिया सल्तनत के राजा ने रखी थी। उसके बाद बहमनी सल्तनत कायम हुई तो ये गोलकुंडा किला उनके काम आया। फिर बहमनी सल्तनत के ज़वाल पर इलाका गोलकुंडा के गवर्नर सुल्तान कुली कुतुब शाह ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करते हुए इस किले को अपनी तहवील में ले लिया। कुतुब शाही हुकूमत कमोबेश 180 साल तक कायम रही। गोलकुंडा किला 3 कुतुब शाही अदवार को देखते हुए पाए तकमील को पहुंचा। यह किला 3 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है और इसका सिर्फ एक मेन गेट है। ये एक सदर दरवाज़ा है। इस दरवाजे की ऊपरी सतह फौलाद से बनी हुई है और इसका दरवाज़ा सागवान की लकड़ी से बना हुआ है। इस दरवाजे के सामने एक दीवार बतौर रुकावट बनाई गई है, यानी मेन गेट के सामने एक दीवार बनाई गई है ताकि हमलावर अंदर आसानी से दाखिल ना हो सके। मेन गेट से अंदर दाखिल होते ही बाएं जानिब 2 मंजिला इमारत आएगी जिसे कभी बतौर असलहा खाना इस्तेमाल किया जाता होगा। तारीख़ी कुतुब के मुताबिक 150 कमरों पर मुश्तमिल इस इमारत में सिपाहियों के हथियार और गोला बारूद रखा जाता था। मौर्रखीन के मुताबिक मेन गेट के दाएं जानिब एक तहखाने नुमा इमारत शाहाने वक्त की वफ़ात के बाद उनके गुस्ल के लिए इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ
ایک سرنگ بھی موجود ہے جس سے سیدھا 7ویں گنبد تک پہنچا جا سکتا ہے۔ خیال ہے کہ اسی سرنگ سے جنازے کو آگے لے جایا جاتا تھا۔ اس قلعے کی اہم خصوصیت اس کا نظام آبرسانی ہے، یعنی پہاڑوں پر پانی کا انتظام کرنا اور پانی کو اوپر محل تک پہنچانا، یہ نظام بہت اہم نظام تھا یہاں کا۔ قلعے کے نیچے حصے میں 3 حوض بنے ہوئے ہیں جن کا پانی اوپر تک پہنچایا جاتا تھا۔ قلعے میں ایک مسجد ہے جو 2 میناروں کے ساتھ ابراہیم قطب شاہ نے بنوائی تھی۔ اسی کے نقشے کو دیکھ کر اس کے بیٹے محمد قلی قطب شاہ نے 4 مینار بنوایا تھا جو حیدرآباد شہر کی پہچان اور دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس قلعے میں ایک مقام فن اور ثقافت سے متعلق سرگرمیوں اور تفریح کے لیے مخصوص تھا۔ ایک ہال کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر بادشاہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتا تھا۔ اس قلعے میں کئی مہمان خانے بھی بنائے گئے تھے۔ یہ تاریخی اور ثقافتی ورثہ اگرچہ خستہ حالی کا شکار ہے، مگر قلعہ گولکنڈہ کا رخ کرنے والے اس کے بنیادی ڈھانچے سے، قلعے کی شان و شوکت اور اندر موجود عمارتوں سے اس دور کے طرز تعمیر کے ساتھ اس زمانے کے طرز حکومت اور ان کے انتظامی امور کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ مختصر سی تو تاریخ تھی۔ اس کے بعد ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا ایک اہم کردار رہا ہے اردو کی ترقی میں۔ ابراہیم قطب شاہ کے انتقال کے وقت گولکنڈہ اردو کا مرکز بن چکا تھا۔ وجہی، احمد اور غواسی اسی کے دور میں پیدا ہوئے۔ قطب شاہی حکمرانوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ عوام دوستی، کشادہ دلی، اوصاف حسنہ کے علاوہ شعر و سخن کا اعلیٰ مذاق بھی رکھتے تھے۔ ان کی خوش ذوقی کے سبب گولکنڈہ اور حیدرآباد میں علمی اور ادبی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ ابراہیم قطب شاہ نے اپنے بیرونی محل کا ایک حصہ شاعروں اور خوش نویسوں کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ جہاں ادبا تالیف و تصنیف کا کام کرتے تھے۔ محل کا ایک حصہ ادبی تبادلہ خیال اور شعر خوانی کے لیے مخصوص تھا۔ قلی قطب شاہ، جسے اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے، ایک کثیر الجہاد شاعر تھا۔ قلی قطب شاہ کی کلیات میں مثنویاں، قصیدے، مراثی اور رباعیاں موجود ہیں۔ قطب شاہی عہد میں غزل ایک اہم اور مقبول صنف سخن کے طور پر ابھری۔ گولکنڈہ میں نثر کی روایت بھی موجود ہے۔ ملا وجہی کی صبرس، جو اردو نثر کا شاہکار ہے، اسی دور کی یادگار ہے۔ یہ گولکنڈہ کی قطب شاہی دور کا مکمل میں نے مختصر انداز میں اس کی تاریخ رکھی ہے، تاکہ اس کی سیر کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔